वक्त की दो बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां यूपी में विधानसभा के अंदर आज बजट पेश किया गया है, जिसे लेकर विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। आपको वीडियो में दिखा दें कि किस तरीके से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है उन्होंने बजट पेश करने से पहले पूजा करी, उसके बाद उन्होंने बजट पेश किया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से बड़े बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि ये बजट उत्तर प्रदेश के भविष्य का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का बजट है, जिसे लेकर भी अब बवाल हो रहा है। और क्या कुछ खास है इस बजट के अंदर, ये बताएंगे आपको। साथ ही दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें जो कि यूपी से लेकर बंगाल तक हड़कंप मचा रही है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने आज से शुरू कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर लगातार जो है मुस्लिम संगठन जुट गए हैं। लगातार योगी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं कि योगी चाहे कुछ भी कर ले, हम ये बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे। हालांकि सीएम योगी ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम ये बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, कयामत का दिन ही नहीं आएगा। यानी यूपी टू बंगाल पूरा बवाल मचा हुआ है। सदन के अंदर, सड़क के पास, हर जगह बवाल है। तो क्या कुछ हुआ है यूपी से लेकर बंगाल तक, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ बजट सत्र से। सड़क से लेकर सदन पर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, क्या है ये पूरा बवाल? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की ही करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन था जब 9 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से पेश किया गया है। हालांकि उससे पहले जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं पूजा की, वो पूजा करते हुए नजर आए हैं, जिस पर उसके बाद हमने देखा कि कैसे वो विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। और जब बजट पढ़ा गया, पेश किया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कई सारी बातें थी और पैसा इतना खर्च किया जा रहा है कि विकास की ओर उत्तर प्रदेश और अग्रसर होगा। 9 लाख करोड़ में बताया गया है कि किस तरीके से हम युवाओं के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, स्टार्टअप पे काम हो रहा है कि कैसे नई नौकरियां पैदा हों और रोजगार से हम तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं की बात हुई कि महिलाओं के लिए कैसे उनको घर में ही हम उद्योग देंगे, चाहे कपड़ा उद्योग होगा या अन्य उद्योग होगा। महिला अगर बाहर नहीं जा सकती है तो उसे घर में ही उद्योग से जोड़ा जाएगा और वो अपनी इनकम को बढ़ा सकेगी। उसके लिए भी बजट पे प्रावधान किया गया है, जो बजट पेश किया गया है। और खास तौर पर बताया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश को अलग अलग राज्यों से जोड़ा जाएगा। यानी जो ज्यादा समय लगता है, हाईवेज होते हैं, जो पुल होते हैं, उसकी वजह से तो और ऐसे हाईवेज और पुल बनाए जाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आने अगर कोई आएगा व्यक्ति तो उसे कम से कम समय लगेगा उस पर भी। यानी सड़क पर ज्यादा खर्च होगा और पुल और हाईवे बनाने को लेकर भी काफी खर्च होगा। बात अगर शिक्षा की करें तो शिक्षा को लेकर भी इस बजट पे प्रावधान है कि किस तरीके से आधुनिक शिक्षा देनी है, क्योंकि अब तक शिक्षा की बात होती थी, मुफ्त शिक्षा की बात होती थी, लेकिन अब आधुनिक शिक्षा की बात होती है कि कैसे उन्हें लैपटॉप देना है बच्चों को, किस तरीके से वो जो अभी हम देख रहे हैं कि आधुनिकता हो गई है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। पहले ब्लैक बोर्ड होता था लेकिन अब मॉनिटर होता है, अलग चीजें होती हैं, उससे बच्चे सीखते हैं। तो उसके लिए भी खर्च का प्रावधान किया गया है जो बजट में है। हालांकि किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की आय कैसे दोगुनी हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देखा है कि कैसे किसानों की आय बढ़ी है। लेकिन किसानों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है कि कैसे उनकी उर्वरक क्षमता जो जमीन की है वो बढ़े, अच्छी पैदावार हो सके, किस तरीके से उनको बीज आसानी से मिल जाए। उसको लेकर भी बजट जो पेश किया गया है उसमें बताया गया है कि इतने करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। हालांकि अस्पतालों को लेकर भी बात कही गई है कि कैसे हम अस्पतालों को भी आधुनिक बना रहे हैं और गांव-गांव में सामुदायिक केंद्र भी होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि गांव में कोई अस्पताल नहीं होता, सामुदायिक केंद्र नहीं होता, तो उन्हें शहर जाना पड़ता है। अगर कोई ज़्यादा मरीज की हालत खराब होती है तो शहर जाते जाते उसकी जान निकल जाती है। लेकिन अब गाँव-गाँव में हम देखेंगे, गाँव-गाँव डिजिटल से भी जुड़ेगा और वहाँ पर सामुदायिक केंद्र भी बनेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी सामुदायिक केंद्र नहीं है या स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अभी भी हैं, लेकिन उन गांवों में जो काफी पिछड़ा हुआ गांव है वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से प्रावधान किया है इस बजट में कि वहां पर भी स्वास्थ्य केंद्रों को बनाया जाएगा और लोगों के सबसे पहली प्रायोरिटी यही रखी गई है कि कैसे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, कैसे उन्हें शिक्षा मिल सके, कैसे वो रोजगार पा सके। क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ये कटाक्ष करते थे कि उत्तर प्रदेश में पलायन हो रहा है और पलायन की बात को लेकर योगी आदित्यनाथ जवाब विधानसभा के अंदर भी दे चुके हैं शीतकालीन सत्र में कि अब पलायन रुक रहा है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश के अंदर ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने डिफेंस की बात की कि कैसे हमने डिफेंस को लेकर जो चीजें शुरू की और जो फैक्ट्री लगाई है उसमें लोगों को काम मिल रहा है। और आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से भी यही बात कही गई है कि किस तरीके से हमने बजट में जो प्रावधान किया वो और करोड़ों खर्च किया फैक्ट्री लगाने पर, वो फैक्ट्री आज लग चुकी है और उसमें लोग रोजगार पा रहे हैं। लेकिन मतलब आपने इतने सारे पॉइंट्स गिना दिए कि क्या कुछ है आज बजट के अंदर खास, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर इतना कुछ खास है तो दिक्कत विपक्ष को क्यों हो रही है? देखिए, विपक्ष तो इसे भ्रष्टाचारी बजट बता रहा है। शिवपाल यादव ने विधानसभा में सुरेश खन्ना के जाने से पहले ही इसे भ्रष्टाचारी बजट बता दिया और अखिलेश यादव की तरफ से कह दिया गया कि अब 2027 आ गया है, योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से चुनाव लड़ना होगा, इसलिए लोक लुभावन वादे हैं, सिर्फ इस बजट में कुछ भी नहीं है। हालांकि ये सही बात है कि बीजेपी ने पूरा ध्यान रखा है चुनावों के वक्त में जब ये बजट पेश हो रहा है, क्योंकि उनके दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है और इसमें कहीं ना कहीं पूरा फोकस इसलिए महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो ज्यादा तादाद होती है महिलाओं और पुरुषों की वोट डालने को लेकर होती है। लेकिन विपक्ष का ये कह देना कि भ्रष्टाचारी ये बजट है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने जो पिछला बजट देखा था उसके बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हुआ, कहां कहां पैसा खर्च हुआ, उसका ब्यौरा पूरा योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव ने जब विधानसभा में सुरेश खन्ना के जाने से पहले ये बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में एक तो ये बजट लोक लुभावन है, दूसरा उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ रहा है। और देखिए कि बजट की पेश होने के बीच में सुरेश खन्ना ने अपराध पर भी जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की दर एकदम कम हो गई है और जो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। ये सुरेश खन्ना की तरफ से बड़ी बात कही गई है जब वो बजट पेश कर रहे थे। हालांकि अपराध को लेकर नहीं बोला जाना था, पूरा बजट के बारे में ब्यौरा दिया जाना था, लेकिन अखिलेश यादव को ही जवाब दिया गया। जो उन्होंने सवाल पूछा था उसका जवाब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से दिया गया है। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि बजट सत्र से पहले भी उनको सुना गया था, उन्होंने कहा था कि ये बजट है ही क्या, इससे ज्यादा तो भाजपा जो है अपने चुनाव प्रचार पे खर्च कर देती है। तो आज भी ये सवाल उठा रही है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा आप कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? देखिए, 9 लाख करोड़ का बजट बहुत बड़ा बजट है और इतना बजट है कि उत्तर प्रदेश में अब हम देखेंगे कि जो बातें योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है वो शायद जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा। हम भविष्यवाणी तो नहीं करते, लेकिन हाँ, हम इतिहास के पन्नों को जरूर पढ़ सकते हैं और उसमें ये जो दावा है वो सच होता हुआ नजर आया है 2017 के बाद भी, 2022 के बाद भी। अखिलेश यादव इसलिए कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव को यह हजम नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि बिहार ज्यादा उत्तर प्रदेश का बजट है। उत्तर प्रदेश पूरे अगर बात देश की करें तो सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर अगर 9 लाख करोड़ का बजट दिया है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसे आम जनता भी समझ रही है, समाजवादी पार्टी भी समझ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो समाजवादी पार्टी के वो वोटर्स जिनको वो भ्रम में डालती है कि योगी आदित्यनाथ ना तो काम करती है, ना आपके लिए कोई बजट में प्रावधान है, विशेष समुदाय के लिए कुछ भी नहीं है, उसे आखिर कैसे टारगेट कर पाएगी और उसके वोट बैंक कैसे हासिल कर पाएगी। सर, दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ जहां पर सीएम योगी सदन में हुंकार भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका बंगाल में भी रुख नजर आ रहा है कि वो किस तरीके से हुंकार भर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कयामत का दिन ही नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाबरी ख्वाब जो देखा है हुमायूं कबीर ने वो पूरा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में इस वक्त भी हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं जहां पर बाबरी की नींव रखी गई थी और अब उसका आज से निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि हमने देखा है कि किस तरीके से नमाज तक वहां पर पढ़ी गई है और हुमायूं कबीर लगातार बात कर रहे हैं बाबरी को बनाने की। आपने ठीक कहा कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि दूसरी बाबरी नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाबरी शब्द का इस्तेमाल बंगाल में सिर्फ चुनाव मौसम में चुनाव के लिए, चुनाव में वोट बैंक हासिल करने के लिए किया जा रहा है। बाबरी का इस्तेमाल जो शब्द है बाबरी का या फिर बाबरी मस्जिद की बात क्यों आखिर हुमायूं कबीर ने पहले नहीं की? क्यों जब 2026 में बंगाल का चुनाव है तभी क्यों की गई? लोग तो कह ही रहे हैं ना कि आप किसी भी नाम से बाबरी आप मस्जिद बना लीजिए, लेकिन उसका नाम बाबरी ही क्यों रख रहा है?
बिल्कुल, देखिए बाबरी जानबूझकर रखा गया है, क्योंकि बाबरी का नाम रखेंगे तो जो विशेष समुदाय है सीधे उनका जो दिमाग होगा वो राम मंदिर पर जाएगा कि देखिए कैसे बाबरी मस्जिद को विध्वंस करके राम मंदिर बनाया गया था। लेकिन अगर हम बात करें तो बाबरी को लेकर जो फैसला आया था पूरी तरीके से वो राम मंदिर बनाने के भी पक्ष में था और मस्जिद के लिए जगह भी दी गई थी जो मस्जिद उत्तर प्रदेश में बननी है। तो ये क्लियरिटी हो गई थी हिंदू और मुसलमान में, हिंदू पक्ष में और मुस्लिम पक्ष में, कि क्लियरिटी है मस्जिद के लिए मस्जिद की जगह बन गई और जहां राम मंदिर था वहां राम मंदिर निर्माण हो गया। लेकिन जानबूझकर बाबरी शब्द का इस्तेमाल कर हवा देने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के सेंटीमेंट को टच किया जा सके और विशेष समुदाय के वोट बैंक हासिल किया जा सके। हिंदू संगठन तो कह रहे हैं कि वो बंगाल जाएगा और उस बाबरी को गिराकर आएगा। देखिए, हिंदू संगठन अगर बंगाल जाता भी है तो आप देखिएगा कि बवाल तो होगा, लेकिन ममता की पुलिस खास तौर पर रोकने का प्रयास करेगी, क्योंकि अब तक हुमायूं कबीर को ममता का समर्थन मिलता रहा है। हालांकि हुमायूं कबीर अलग होने की बात तक कह चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उनका समर्थन पीछे से ममता को ही है और ममता का इसमें पूरे हाथ है। ममता बनर्जी पीछे से हुमायूं कबीर को समर्थन दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि एक विशेष समुदाय उनसे छूटता जा रहा था जब दंगे हुए और हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, जब उन पे बड़े आरोप लगे थे, चाहे मुर्शिदाबाद की हो या फिर अलग अलग जगह पर, तो कहीं ना कहीं वो दोनों लोगों को साधना चाहती हैं, हिंदू समुदाय को भी मुस्लिम समुदाय को भी। और उनके जो ऐलान हो रहे हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं और हुमायूं कबीर को जो पीछे से समर्थन कर रही हैं वो भी तस्वीर यही दिखाती है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां सदन के अंदर बजट सत्र को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के अंदर सड़कों पर मुसलमान जुट रहा है कि किसी भी तरीके से बाबरी मस्जिद को बना दिया जाए, यानी सड़क से लेकर सदन तक में हंगामा मचा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।